तो आप सभी का स्वागत है इस पखवाड़े के आखिरी प्रतियोगिता में, जो कि वाद विवाद प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता के बारे में इसलिए सोचा गया कि इससे जो भी आपको विषय दिया जाएगा उसके बारे में एक टिप्पणी करने का आपको एक मौका मिलेगा, और जो मन में ख्याल आए हैं उनको एक तरीके से, अच्छे तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करने का एक ये अवसर भी है। तो नॉन टीचिंग के लिए है जो विषय वो है क्या दोस्ती या रिश्तेदारी काम आती है। और आप सबको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अभी 10:35 है, तो 10:45 तक का समय दिया जाएगा। उसके बाद एक एक करके बुलाया जाएगा। और फैकल्टी में अभी फ़िलहाल डॉक्टर अपर्णा ही हैं, तो एक ही टॉपिक है उनके लिए, और वो है कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कितना आवश्यक है, कितना मुश्किल है या कितना आसान है इस पे। अब आप में ये, क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता है, तो इसका या तो आप इसके पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे, दोनों बातें आप नहीं कह पाएंगे। तो आप लिखने से पहले सोच लीजिए कि जो भी विषय आपको दिया गया है उसके बारे में आपके जो विचार हैं वो क्या है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि जैसे कि दोस्ती और रिश्तेदारी काम आती है, या नहीं समर्थन करते हैं। तो दोनों तरीके से एक बारी मन बना के उस प्रकार से लिखिएगा। तो अब 10 मिनट अब हो चुके हैं, तो अब आप लिखना बंद करके अब हम अपना वाद विवाद प्रतियोगिता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री मनोज कुमार जी को। तो मेरा टॉपिक, जो मेरा शीर्षक है, दोस्ती काम आती है। मैं दोस्ती के बारे में बोलूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज के बिना नहीं रह सकता। समाज से अलग उसका कोई स्थान नहीं है। और जब समाज में रहता है इंसान, तो उसको दोस्तों की भी ज़रूरत पड़ती है, रिश्तेदारों की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये ले लीजिए जो भी शुभचिंतक है सभी की ज़रूरत होती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अच्छे दोस्तों की जो पहचान होती है हमेशा बुरे वक्त में होती है। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त इंसान का आता है तो सबसे पहले उनका दोस्त उसके साथ खड़ा होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बुरे वक्त में जब भी ज़रूरत पड़े अपने दोस्तों को हमेशा याद किया जाता है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो आपका जो बात करते हैं तो आप हमेशा नॉर्मली रहेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। उसका कारण यह, उसका आपका जो बीपी का प्रेशर है वो भी नॉर्मली रहता है हमेशा। उनके साथ बात करेंगे, स्ट्रेस भी दूर होगा, समस्याएं भी उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, जो अपनी आप परिवार के साथ भी नहीं कर सकते। जो बातें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे साझा कर सकते हैं, और जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसका हो सकता है समस्या भी समाधान भी हो जाए वहाँ से। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दोस्ती किसी भी जात, भाषा, धर्म या किसी भी चीज़ से सबसे ऊंचा स्थान रखती है। अब आप ले लीजिए, जैसे भगवान कृष्ण जी थे और सुदामा की दोस्ती थी, वो तो आप सभी जानते हैं, वो तो जग की मिसाल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है, और दोस्ती का बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी मैं अपना विश्वविद्यालय कभी भी जाना होता है तो अपने पुराने दोस्तों से जब भी मिलता हूँ मैं, तो मतलब मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं। उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ चाय शेयर करना, जो मतलब आप 5 स्टार में बैठे हो और आप एक दोस्तों के साथ बैठे हो और एक खुले स्थान पे विश्वविद्यालय के और चाय पी रहे हो, उसकी तो मतलब कोई व्याख्यान ही नहीं है, जो मेरे शब्द ही नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बस यही। थैंक यू। धन्यवाद श्री मनोज जी। इसके बाद मैं श्री राहुल पांडे जी को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ अपना पक्ष बोलने के लिए।
आप पक्ष में बोलेंगे, दोस्ती के लिए बोलेंगे, रिश्तेदारी के लिए, एक बारी बता दें। आप सभी को नमस्कार। जैसे मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि आप पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे, तो मैं जैसा टॉपिक है दोस्ती या रिश्तेदारी क्या काम आती है, इस विषय के विपक्ष में बात करना चाहूँगा। तो जैसा ये मुख्य बिंदु है कि दोस्ती या रिश्तेदारी क्या काम आती है, ज़रूरी नहीं है कि जीवन में सदा दोस्ती या रिश्तेदारी काम आए, काम आ सकती है, लेकिन चयन करना बड़ा ज़रूरी है हमारे जीवन में। यदि हम सही दोस्त या उसके प्रति अपना लगाव ठीक ना रखें तो हमारे को दोस्ती काम की जगह नुकसान ज़्यादा दे सकती है। तो वो चयन करना बहुत मुश्किल होता है। कभी आपने देखा होगा, अगर गलती से नेवला या सांप ये कभी आपस में दोस्ती कर लें किसी वजह से, या मैं घर में सांप को ही ले आऊँ, या शेर पकड़ के ले आया छोटा बच्चा, उसको बड़ा कर दिया, दोस्ती तो हो गई हमारे बीच में, लेकिन इस पे मैं विश्वास नहीं रख सकता हूँ कि कभी हमेशा काम आएगा। कार्यालय में हो, स्कूल में हो, प्रतिस्पर्धा के समय दोस्तों का जो संबंध है वो आपके प्रति किस तरीके से है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो जीवन में सिर्फ दोस्ती काम आती है, सिर्फ रिश्तेदारी काम आती है। रिश्तेदारों पे तो बिल्कुल विश्वास करना, अंधविश्वास करना किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। अब सारा आज के हमारे समाज में दोस्ती और रिश्तेदारी का मात्र जो माध्यम है किसी भी चीज़ को जुड़ने का, वो पैसा है। आपका जो स्थान है समाज में, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मैं समाज में बहुत ऊंचे पद पे हूँ, मेरे पास धन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास दोस्तों की कमी बिल्कुल नहीं है। और वो जो जीवन का एक दुर्भाग्यपूर्ण समय हमारे बीच में बीतता है, जिसमें सच्चे दोस्त ना मिलके हमें ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमारे पैसे से, हमारे संबंध से हमारी दोस्ती को तौलते हैं और परखते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिश्तेदारों का भी यही है। यदि मेरे दूर का बहुत दूर का कोई रिश्तेदार कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे पहुंच गया, कोई उच्च पद पे पहुंच गया, तो वो आदमी मेरा दोस्त है। और मेरा एकदम नज़दीक ब्लड रिलेशन में अगर वो ठेला लगा रहा है या वो जूता पॉलिश कर रहा है, तो वो शायद मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैं उस दूर के रिश्तेदार के ऊपर, और जो वो दूर वाला रिश्तेदार है बिल्कुल मुझे नहीं पहचानता, तो मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि दोस्ती और रिश्तेदारी आपको सदा काम देती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्ती और रिश्तेदारी का एक लिमिट है, और उस लिमिट में किस तरीके से वो काम करता है, कैसे वो आपके जीवन में रहता है, वो इम्पोर्टेंस है। तो मैं अभी बिल्कुल इस टॉपिक के अगेंस्ट हूँ, और आप सबसे अनुरोध है कि मेरी भावनाओं को सिर्फ इस प्रतियोगिता मात्र के लिए ही समझेंगे। और मेरी कोशिश बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाई जाए जो सुन रहे हैं या सुनेंगे भविष्य में। तो ये मेरा केवल काल्पनिक चीज़ें हैं जिसको सच्चाई से बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैं सांप हूँ या नेवला हूँ। तो इसकी माफ़ी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मेरे को सुना, और मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर पाया, कितना कर पाया वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। बहुत बहुत खूब, बहुत ही अच्छे से अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। अब मैं श्री सौरभ गुप्ता जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दृष्टिकोण। किसी भी विषय पे बात करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है दृष्टिकोण। आज जो हमारा विषय है दोस्ती या रिश्तेदारी क्या काम आती है, तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही हो सकते हैं, और उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। तो मेरा जो अपना है इस टाइम, मैं चाहूँगा कि मैं इसके पक्ष में बोलूँ। एक संस्कृत के दो शब्द हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब होता है धरती ही परिवार है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन की शुरुआत से लेकर और जीवन के अंत तक
विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में उसे विभिन्न विभिन्न लोगों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चा पैदा होता है, उठते ही वो अपने सारे काम नहीं कर सकता, उसके लिए उसे माँ की ज़रूरत होती है, बाप की ज़रूरत होती है, वो भी एक रिश्तेदारी हैं। माँ भी एक रिश्ता है और बाप भी एक रिश्ता है। अगले आगे पढ़ा होते हैं, स्कूल में जाता है, उसके गुरुजी होते हैं, बाकी सब होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो अलग अलग अवस्थाओं में और थोड़ा बड़ा होता है, दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सामाजिक प्राणी होने के उससे उसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और यही इसका सार भी है कि हमें विभिन्न विभिन्न जगहों पर हमें इनकी मदद लेनी भी चाहिए और हमें देनी भी चाहिए। जैसे हमें औरों की ज़रूरत है, ऐसी औरों को हमारी भी ज़रूरत है। दूसरा, अब हमें एक छोटी सी बात है कि हमें खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए हमें रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए। उसके लिए हम आश्रित हो गए किस पर? किसान जब वो अनाज उगाएगा, उसमें कैसे कैसे फिर वो बाकी लोग उसमें सम्मिलित होंगे और कैसे कैसे वो हमारे पास तक वो एक रोटी उसमें रूप में आएगा, सब्जी, उसमें मसाले। तो हर चीज़ को पाने के लिए हमें लोगों पे आश्रित होना चाहिए और होना पड़ता है। तो ये हमारी आवश्यकता है कि हमें अलग अलग जीवन के अलग अलग जगहों पर फिर हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक धर्मपत्नी की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा मौलिक हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हमें इन सभी रिश्तों की भी ज़रूरत पड़ती है। मान लो अगर हमें शादी है, हमारी शादी है, तो क्या हम अकेले जाके शादी कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है। और खाली ज़रूरत नहीं है, ये तो एक आपका लगाव है। ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदारी की कुछ ज़रूरत को समझें। ये एक लगाव है हमारा अपने आपसी लोगों के बीच में, कि मेरा संबंध बाकी अपने कर्मचारी के साथ में है। होने को तो हम खाली यहाँ नौकरी करने आते हैं, सैलरी हमें मिल जाएगी, लेकिन एक हमें 8 घंटे अच्छे तरीके से गुजारने हैं और लोगों का साथ देना है, एक दूसरे के काम करने हैं। इसके लिए बिल्कुल परस्परता हमें एक दूसरे पे आश्रित होना चाहिए। बस यही इस शब्दों के साथ मैं विराम चाहूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सौरभ जी। अब मैं हमारे पैथोलॉजी विभाग के श्री गंगा सागर जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारा टॉपिक है, क्या दोस्ती रिश्तेदारी काम आती है? दोस्ती एक ऐसा संबंध है जो आपस में विश्वास को बढ़ाता है। दोस्ती एक ऐसा संबंध है जो आपस में विश्वास को बढ़ाता है। और दोस्त जो होते हैं वो मुसीबत में काम आते हैं। हमें कभी भी किसी की ज़रूरत होती है, दोस्त या रिश्तेदार ही काम आते हैं। अगर मान लो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं और मेरी वाइफ वर्किंग है, तो मेरे बच्चे मेरे रिश्तेदारी देखते हैं कभी भी ज़रूरत पड़ती है। कोई बाहर का नहीं आएगा देखने के लिए। कभी कभी क्या होता है, मुझे फाइनेंशियली पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मेरे रिश्तेदार या दोस्त ही करते हैं। कभी मैं भी उनको पे करता हूँ। तो कोई आफत आ गई घर में तो वो भी दोस्ती काम आएंगे। और बस इतना ही। धन्यवाद। संक्षेप में बट फिर भी काफ़ी असरदार तरीके से कहा गया गंगा सागर जी ने। अब मैं श्री सुशील कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत अच्छा टॉपिक मैडम ने दिया, इसके लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी प्रतियोगी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। आज जो मैडम ने टॉपिक ये दिया है, क्या दोस्ती या रिश्तेदारी काम आती है, मैं इसके पक्ष में ही बोलूँगा। और ये बात हम इतिहास को अगर पीछे से उठा के देखें तो वहाँ से ही हमें पता चल जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दोस्त ऐसा बनाओ जो आपकी ज़िंदगी में काम आए और साथ दे, आपका मुसीबत में साथ दे। दोस्त 100 मत बनाओ, दोस्त 2 ही बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो आपकी मुसीबत में हमेशा काम आए। ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। आज जो अंग्रेजी का शब्द निकला, अगर इसके मार्क्स कटते हों तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर ऐसा है। आचार्य चाणक्य ने ये कहा है कि जो आदमी दोस्त बनाता है उसी को ही परख होनी चाहिए कि दोस्त कैसा है। तो हमें ही परख होनी ये चाहिए कि दोस्त हम कैसा बना रहे हैं और वो हमेशा आपका साथ देगा, इस बात की गारंटी है। वो आपसे, अगर आपने शुरुआत दोस्ती की करी है किसी आदमी से,
2 या 3 आमना सामना होने पे ही पता लग जाएगा। अगर वो नहीं साथ देने वाला होगा, आपके विचारों का नहीं होगा, तो वो खुद दूर भाग जाएगा। तो पहली बात ये है कि दोस्ती जब भी हो एक सही आदमी से ही आप चुनें। ये आपके ऊपर जो है निर्भर करेगा कि आपकी जो परख है वो कितनी पक्की है। फिर मैंने इसमें छोटा सा और दोस्त का दूसरा सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आप जब भी दोस्त को अपनी कोई बात शेयर करें, हालांकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सारी बातें दोस्तों को ना बताएं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो हमारा मनोविज्ञान है वो इस बात को साबित करता है कि आपको वो कभी मन की बीमारी भी नहीं होने देगा, क्योंकि आप उस एक दोस्त रिश्तेदार का भी काम करेगा। एक माँ आपका रिश्तेदार भी है, आपका संबंध भी है, पिता भी है, वो जो पिता भी है, संबंध भी है। और स्कूल में जाके गुरुजी भी आपके दोस्त भी बनेंगे, गुरुजी भी बनेंगे। तो उन सब से आप अगर बात अपने मन की किसी से कह देंगे तो आप मानसिक रोगों से भी बचे रहेंगे। ये भी इसका एक जो एक सकारात्मक पहलू है। दूसरी बात मैंने ये बताई है, एक फिल्म अमिताभ की है, उसमें तो एक दोस्त बनाया था अमिताभ बच्चन ने, उसका नाम ध्यान नहीं है मेरे कौन सा वो फिल्म थी। उसमें तो एक दोस्ती को ही बेच देता है, उसकी दोस्ती जो है ना 3 व्हीलर होती है। तो वो क्या करता है, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं सोच भी रहा था, है ना 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 वो नहीं थी। अमिताभ की बहुत बढ़िया फिल्म है, डबल रोल है अमिताभ का। तो उसमें जो उसका फ्रेंड होता है वो एक जो 3 व्हीलर के पीछे दोस्ती लिखा रहता है उसके। तो जब मुसीबत आती है वो उसको, तो वो अपना जो स्कूटर है 3 व्हीलर है उसको भी बेच देगा। तो दोस्ती की मिसाल हमें दुनिया में इतिहास के टाइम से देखें तो बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरा ये मैंने कुछ बताए हैं दोस्त के प्रकार। एक आपके बचपन के दोस्त मिलेंगे जो आपके होते हैं, और एक बचपन के बाद के दोस्त मिलेंगे, और जो नंबर 3 है वो आपके मतलबी दोस्त मिलेंगे। अगर आपको थोड़ी कहीं सी चूक रह गई परख में तो वो मतलबी भी होते हैं। ये भी बात आज के टाइम में दिखने में आती है। दोस्त के बिना असंभव सा दिखता है, पक्के दोस्त होते हैं। स्कूल टाइम से बाद के दोस्त हमेशा बचपन के दोस्तों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जो बचपन से आपके परमानेंट दोस्त बन जाएंगे वो आपको ज़्यादा सकारात्मक सोच देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपने इस वाद विवाद को रखा, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद श्री सुशील कुमार जी, अत्यंत रोचक तरीके से प्रस्तुत करे गए विचार। अब हम हमारे श्री हरप्रसाद जी जो कि दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, फोटोग्राफर की भी और प्रतिभागी की भी, उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मैडम, हमारा विषय है आज का दोस्ती या रिश्तेदारी क्या काम आती है। हमारा चरित्र किस प्रकार का है, इस पर हमें सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए कि भाई दोस्ती या रिश्तेदारी किस प्रकार के होने चाहिए। चरित्र हमारा ये है, हम मान लीजिएगा हम किसी परिवार में जा रहे हैं, तो उस परिवार में हमें जा कर के ये देखना है कि भाई जिस प्रकार से हम अपने परिवार में व्यवहार करते हैं, अपनी माता को माता समझते हैं, अपनी बहन को बहन समझते हैं, बेटी को बेटी समझते हैं, उसी प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। और जैसे कि हम चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत हैं, सभी कर्मचारीगण, अध्यापकगण, मान लीजिएगा किसी मित्र का हमारे पास दूरभाष से हमारे पास सूचना आती है कि भाई हमें यहाँ काम है। हम पूछेंगे कि भाई शल्य चिकित्सा में हैं या अस्थि रोग विभाग में हैं या शरीर रचना विभाग में हैं, शरीर आकृति विभाग में हैं, या जो भी हमारे विभाग हैं। हमारा चरित्र है कि भाई हम सत्य बोलें, पॉजिटिव सोचें कि भाई हमारे पास सूचना हमसे सहायता मांगी जा रही है कि हमें ये सहायता चाहिए, तो हमें यही बोलना चाहिए यदि हमारे पास समय है कि आप आ जाइए और जितनी हमसे सहायता हो सकेगी हम सहायता करेंगे। तो हमारा ये संस्कार है काम करने का,
कि मान लीजिएगा हम काम कर रहे हैं किसी मित्र का या रिश्तेदार का, तो उस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि भाई पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, हृदय में आग और सिर पे बर्फ। मान लीजिएगा बुराई मिलेगी, हम सोचें तो बुराई मिलेगी, यह व्यक्ति हमारी आज हमसे सहायता लेने के बाद कल बुराई देगा, ये सोच के हमें सहायता नहीं करनी चाहिए। तो हमें समाज में अपना चरित्र, अपना व्यवहार, अपना कार्य करने का प्रकार, ये सारा का सारा ध्यान में रखते हुए हमें दोस्तों या मित्रों की सहायता करनी चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं हमारे उप प्रधानाचार्य श्री NK अग्रवाल जी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैं सब प्रतियोगियों को यहाँ आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी आप लोगों की वाद विवाद सुनेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा लगता है। धन्यवाद। अब मैं श्री संतोष जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद मैम। सबको नमस्कार। आज का विषय है दोस्ती या रिश्तेदारी क्या काम आती है। तो मैं जहाँ तक समझ पाया दोस्ती या रिश्तेदारी, तो मैं दोस्ती के पक्ष में बोलूँगा। हाँ, दोस्ती सदैव काम ही आती है और ये आदि अनादि काल से सिद्ध होता आया है कि दोस्ती काम ही आती है। प्रकृति में मानव का विकास हो या अलग अलग समय पर मानव हित में देखा जाए तो दोस्ती काम ही आई है। यदि हम धर्म ग्रंथों को देखें और रामायण काल को देखें तो उस समय सभी विपत्तियों में भगवान श्री राम के काम दोस्ती ही आई है और यहाँ तक काम आई है कि पूरे समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने दोस्तों के सहारे, और दोस्तों का कोई वर्ग भी नहीं, यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले जिनको हम पशु या जानवर कहते हैं, उनकी दोस्ती का भी मिसाल दिखाया है कि दोस्ती किस तरीके से काम आती है। यदि हम महाभारत काल को देखें तो उस समय भी ये सिद्ध होता है कि दोस्ती कितनी काम आती है। वो सुदामा कृष्ण की दोस्ती हो या समाज से वंचित किए जा रहे कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती हो, ये सब कुछ मिसाल है और हमारे सामने दिखाता है कि दोस्ती हमें कितना काम आती है और दोस्ती से हम अपने आप में और पूरे समाज में कितना परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम रोज़ अपनी दिनचर्या में देखते हैं। दोस्ती का चयन, जैसे बहुत सारी बातें होती हैं कि दोस्त कैसे हैं, तो दोस्त हमेशा अपनी प्रकृति के हिसाब से बनते ही जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रकृति साथ निभाने की है तो साथ निभाने वाले ही दोस्त बनते हैं और वो हमेशा काम आते हैं। तो जिसके अच्छे दोस्त हैं जीवन में उसके मुसीबतें उतनी ही कम हैं, क्योंकि हर मुसीबत में दोस्त खड़ा होता है और दोस्त अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा अपने आप को प्रस्तुत रखता है। चूँकि हम चिकित्सा महाविद्यालय में हैं तो दोस्ती का बहुत कुछ ऐसा भी परिणाम आता है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। अच्छे दोस्त रखने वाले लोग कभी भी मानसिक अवसाद में नहीं जाते। यदि किसी वजह से ऐसा होता भी है तो वो लोग उस अवस्था से शीघ्र ही अपनी दोस्तों की मदद से बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्त जिनके अच्छे होते हैं उनकी समस्याओं के समाधान में दोस्त हमेशा आगे आते हैं और वैसे लोगों में किसी भी समस्या को सहने की शक्ति और क्षमता बाकी लोगों से अधिक होती है जिनके पास सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं। उन लोगों में बहुत सारी अच्छी आदतें भी विकसित होती हैं
जिनके पास अपने दोस्त होते हैं और दोस्ती हमेशा काम ही आती है। इस पक्ष को मजबूती से रखते हुए मैं ये भी कहूँगा कि जब भी दोस्त बनाएं आप उसी स्थिति को ध्यान में रखें कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष जी अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद हम अपने शिक्षक वर्ग को बुलाएंगे, स्टेज पर आमंत्रित करेंगे। कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कितना आसान, इस विषय पे अपना पक्ष या विपक्ष प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर नेहा को आमंत्रित करूंगी मंच पे। नमस्कार सभी उपस्थित सभागणों, आदरणीय निर्णायक महोदय महोदया को मेरा नमस्कार। हिंदी जी हमारी मातृभाषा। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला शब्द क्या कहता है? माँ या मम्मी या मॉम। सभी जानते हैं पहला शब्द हमारे घरों में जो कहा जाता है वो है मम्मी या माँ। यह पहला शब्द ही दर्शाता है कि हमारी मूल रूप जड़ क्या है। हिंदी हमारी मातृभाषा। बड़ा होता है तो बस हम शुरू हो जाते हैं, बेटा टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी भाषा में महारत के लिए विशेष कक्षाएं, विशेष शिक्षकों का प्रबंध किया जाता है। देखा जाए तो हम में से अधिकतर लोगों के बच्चों में के हिंदी विषय में सबसे कम नंबर आते हैं, पर जोर किस पर दिया जाता है? बेटा अंग्रेज़ी पढ़ो, अंग्रेज़ी में बात करो। कक्षा में कोई अगर हिंदी में बात कर ले उस बच्चे को दंड दिया जाता है। तो ये है अपनी जड़ खुद काटना। तो अब मैं आती हूँ आज के विषय पर, कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कितना आसान। अगर हमारी अंग्रेज़ी भाषा को सीखने की जद्दोजहद को देखा जाए तो विषय हो जाएगा कार्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग कितना मुश्किल। क्यों? क्योंकि हर वक्त बस इंग्लिश, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी। फलस्वरूप आज हमारी जो स्वतः बोले जाने वाली भाषा हो गई है वो है इंग्लिश। अगर आज हम जैसे अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने के लिए अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं, इतना ही शुद्ध हिंदी का ज्ञान देने के लिए बनाएं, तो कार्यालय तक पहुंचते पहुंचते हिंदी का प्रयोग स्वतः ही पूर्णतः आसान हो जाएगा। उस हिंदी को सुनने, समझने, कहने के लिए किसी को कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम जड़ से ही अगर इस बीज को बोएं, हिंदी भाषा को जो एक आदर मिलना चाहिए, जो एक हमारे बच्चों में वो गुण जाना चाहिए, कार्यालय में कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही है शायद इस पे हमें आज वाद विवाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा। इसके बाद मैं डॉक्टर अपर्णा को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण, जजेस और मेरे प्रिय साथियों, आज का विषय है कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कितना आसान। और मैं इसको आसान नहीं कहूँगी, तो मैं इसके विपक्ष में बोलने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर अपर्णा, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से। ये हिंदी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक ज्ञान का सागर है और डूब के जाना है। कार्यालय में तो ये आग का दरिया समुद्र ही बन जाता है। अरे बाबा, जब अंग्रेजी रूपी दानव हिंदी रूपी चिड़िया को खा जाता है, गर्व से कहो हम हिंदी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये सारी टिप्पणियाँ केवल 26 जनवरी, 15 अगस्त और हिंदी पखवाड़े को ही सुशोभित कर पाती हैं। जब हम कार्यालय में सारे कार्य जो उन्नति एवं प्रगति के लिए हो रहे हैं उन सबको अंग्रेज़ी में करके गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो बेचारी हिंदी कहाँ पड़ी रह जाती है।
जहाँ हर घूमती हुई कागजी कार्यवाही अंग्रेजी टिप्पणी से शोभित है, वहाँ बेचारी हिंदी कोने में दबी हुई सहमी हुई है। कार्यालय में आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी के शब्द कुछ इस तरह शामिल हैं कि जैसे वो हमारी शान माने जा रहे हैं। व्याकरण की साधारण त्रुटियां व अशुद्धियां यदि अंग्रेजी में हो जाएं, अरे बॉस क्या कहेंगे, इसलिए हम गूगल कर करके अच्छे अच्छे वाक्य और शब्द ढूंढ के अच्छी अंग्रेजी उनमें ठोक रहे हैं। लेकिन वहीं हिंदी बोलते वक्त, अरे मुझे क्षमा करें, मुझे हिंदी के ये वाले शब्द तो अच्छे से नहीं आते, ये बोलने में तो हम शान महसूस करते हैं। एक जटिल समस्या यह भी है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ हर प्रदेश और हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो हर प्रांत के लोग कार्यालय में भी कार्यान्वित होते हैं, इसलिए उनके लिए हिंदी समझना, सबके लिए हिंदी समझना मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि वे अपनी प्रांतीय भाषाओं पे जोर दे रहे हैं या अंग्रेज़ी पे जोर दे रहे हैं, इसलिए भी कार्यालय में बेचारी अंग्रेज़ी मात खा जाती है। तो समाधान तो है, इसका समाधान है जागरूकता फैलाना। जैसे हमारे छात्र यहाँ आते हैं, जब हमारा चिकित्सा विज्ञान में उनका भर्ती होता है तब उनका प्रशिक्षण किया जाता है, उसी प्रकार कार्यालय में भी हम उनका प्रशिक्षण कर सकते हैं कि वो हिंदी में ज़्यादातर फाइलें चला पाएँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़रूरत है तो केवल जागरूकता की, ताकि ये अंग्रेज़ी रूपी दानव हमारी हिंदी को खा ना जाए। तो गर्व से कहो हम हिंदी हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सब कुछ सही है, लेकिन कार्यालय में हिंदी का प्रयोग बहुत मुश्किल है फिलहाल के हालात में। धन्यवाद। व्यंग्य एक भाषा का बहुत ही प्रभावशाली रूप है एंड बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर अपर्णा ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब मैं डॉक्टर धीरज को आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय मृणालिनी जी और समस्त श्रोतागण, तो सबसे पहले जैसे मृणाली जी ने जिन्हें एक तरह से एक प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर दिया है कि मुझे जब इन्होंने कहा कल कि आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो मैंने कहा कि एक तो मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान विभाग में एक बैठक है 12 बजे से, तो मैं इसमें नहीं भाग ले पाऊँगा, और दूसरा मैं हिंदी का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। और उन्होंने लेकिन इनका स्नेह यहाँ पर खींच लाया और वो बैठक भी रद्द हो गई, तो यहाँ पर एक मुझे मौका मिला कि मैं आपके सानिध्य का आनंद ले सकूं। तो मैं जैसे 2 विशेषज्ञों के बाद मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं भी एक तरह से इसके पक्ष में भी नहीं बोलूँगा और विपक्ष में नहीं बोलूँगा, एक तरह से एक बीच का कुछ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हिंदी भाषा, कार्यालय में हिंदी का प्रयोग क्या आसान है, क्या संभव है, ये दोनों एक जटिल सवाल हैं। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि अभी भी हमारे देश में जो विद्यार्थी और जो कर्मचारी जो आते हैं वो हिंदी भाषा से पढ़े होते हैं, हिंदी भाषा के विद्यालयों से पढ़े होते हैं, और हिंदी भाषा के विद्यालयों से नहीं भी पढ़े होते हैं, अंग्रेज़ी का प्रयोग उनके विद्यालयों में होता भी है, तो उनकी मातृभाषा फिर भी हिंदी है। जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम हिंदी भाषा के मानव हैं, लोग हैं, तो हम अपने दिमाग में हिंदी में सोचते हैं और उसको हम अनुवाद दिमाग के अंदर ही इंग्लिश में करते हैं और उसको हम एक बोलते हैं। जब हम बहुत सारे विद्यार्थी MBBS के भी विद्यार्थी, ये देखा गया है कि करीब 70% बहुत हिंदी में निपुण नहीं होते हैं, और उनको हिंदी में काम करने में, हिंदी में याद करने में, हिंदी में समझने में कुछ परेशानी झेलनी पड़ती है। वो बताते नहीं हैं, लेकिन उनको कई बार उसकी कमज़ोरी समझा जाता है, जबकि वो कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन वो हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेज़ी नहीं समझ पाने के कारण, अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे बोल नहीं करने के कारण कुछ झिझकते हैं और उसे उनकी कमज़ोरी समझा जाता है। इसलिए हाँ, कार्यालयों में, विश्वविद्यालयों में
विद्यालयों में बहुत आवश्यकता है कि हिंदी में प्रयोग किया जाए, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। अब आते हैं कि क्या ये संभव है। मैं कहूँगा हाँ, ये आसान नहीं है, पर हाँ ये संभव है। सबसे पहले मैं उदाहरण दूंगा पड़ोसी देशों का। चीन का उदाहरण आप ले लीजिए। चीन एक बहुत बड़ा देश है और बहुत हर चीज़ में बहुत आगे है, बहुत तरक्की कर चुका है। मैं 2 बार गया, दोनों बार मैंने देखा वहाँ पर 100% यूज़ उनकी मातृभाषा का है। सभी उन्होंने अपनी तकनीक अपनी ही भाषा में उन्होंने विकसित की हैं और इसलिए वो उस भाषा में सारा प्रयोग, सारा काम, सारा पढ़ाई सब उसी भाषा में होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी संभव है। तो बहुत दूर क्यों जाएं, हम सबसे नज़दीक उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें। धीरे धीरे लेकिन कार्यालयों में, नगर निगम में सभी जगह हिंदी का उपयोग होता है। आप अगर कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर आपने नगर निगम की उनकी वेबसाइट पर गए हैं तो देखा होगा कि उनका सारा कार्य हिंदी में होता है और आपको कुछ हद तक 80-90% हिंदी समझ में आती है, तो आप आगे बढ़ते हैं। और हम चिकित्सा विभाग में, चिकित्सा विज्ञान में देखें तो हमारा जो राष्ट्रीय अकादमी है, जो नेशनल बोर्ड जिसको हम कहते हैं आयुर्विज्ञान का, वो वहाँ पर आप देखेंगे तो उनकी जो पत्र होते हैं पहले हिंदी में होता है। हाँ, क्योंकि वो आसान नहीं है, सभी को वो उसकी आदत नहीं है, तो उसके बाद में वो इंग्लिश में भी अनुवाद कर उसको भेजते हैं। तो ये संभव है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैडम ने कहा कि हम लोग जागरूक नहीं हैं, और उससे पहले मैडम ने कहा कि हम लोग उसको अपनी कमज़ोरी समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कुछ तुच्छ प्रकार से हमें, तुच्छ रूप से हमें ना देखा जाए। तो ये संभव है। आसान सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोगों की उस तरह से हम अपने आप को कई बार हिंदी भाषा के प्रयोग में निपुण ना होने की वजह से, ना हम हिंदी में निपुण हैं ना हम इंग्लिश में निपुण हैं, तो हम कहीं बीच के हो जाते हैं। जैसे मैं भी ना उधर बोल रहा हूँ ना इधर बोल रहा हूँ, कुछ बीच का बोल रहा हूँ। तो इसलिए हम इसको पाते हैं कि ये बहुत आसान नहीं है। हमारी जो तकनीक हैं, हमारे जो कंप्यूटर विज्ञान के जो सॉफ्टवेयर हैं, वो अभी हिंदी भाषा में हमने नहीं उनको हमने डेवलप नहीं किया है हिंदी भाषा में, तो वो ज़रूर हिंदी भाषा के प्रयोग से हमें वंचित करते हैं। तो बस एक आखिरी में एक विवेकानंद जी का कथन कहूँगा कि ये संभव है। हाँ, तो असंभव को संभव बनाने के लिए जो कुछ करना होता है, मैं पढ़ लेता हूँ। संभव की सीमा जानने का केवल एक तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। धन्यवाद। बहुत बहुत अति सुंदर डॉक्टर धीरज। इसके बाद अब मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता का समापन करना चाहूँगी और हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद आप सबको देना चाहूँगी कि आप सब आए और यहाँ पे इस मंच की शोभा को बढ़ाया और इतने उत्साह के साथ इसमें प्रतिभागी बने। और ऑल्सो डॉक्टर रफ़ा, डॉक्टर सोनल, डॉक्टर एनके अग्रवाल एंड जो दर्शक बन के आए, ये दर्शाते हैं कि ये जो पखवाड़े में ये सब हमने करा, इससे आप सब में एक उत्साह जागरूक तो हुआ ही है कि हम एटलीस्ट अगर पार्टिसिपेट नहीं करें बट सुन तो रहे हैं, और यही एक शुरुआत है जो आगे ही बढ़ने वाली है। अब मैं श्री एनके अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगी 2 शब्द कहने के लिए। हमारे इस प्रोग्राम की संयोजिका डॉक्टर मृणालिनी जी, हमारे जजेस, फिर हिंदी नहीं पता समझ आ रही मेरे को, बाकी प्रतियोगी श्रोतागण, कार्यालय में अगर हिंदी का प्रयोग इतना आसान होता तो हमारा ये पोस्टर भी हिंदी में होता। सबसे ऊपर देखिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को हिंदी में लिखा हुआ है। इसकी हम हिंदी नहीं बना पाए।
नहीं, यूनिवर्सिटी की और विश्वविद्यालय करके कुछ है। हाँ, विश्व महाविद्यालय, इसका भी हमारा हिंदी में कुछ नाम बनाया जा सकता है और बनाया। और दूसरा, अभी तो हम लोग फाइलें, हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार जी बैठे हुए हैं, तो इनको पता है फाइलें अगर हिंदी में चलनी शुरू हो जाएं तो इस समय हमारे कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, विद्यालय में कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी हिंदी पखवाड़ा शुरू होते ही मैंने देखा कुछ फाइलें हमारी ऑफिस से हिंदी में कुछ शब्द लिख के, कमेंट्स लिख के, मैं फिर इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आनी शुरू हुई, लेकिन वो 1 या 2 दिन चली और हमारे ऑफिस से ही, कार्यालय से ही हिंदी में सिग्नेचर भी आए, लेकिन वो बंद हो गए। और मेरे ख्याल से हमारे किसी भी डिपार्टमेंट ने हिंदी में उत्तर ना दे के उसको मोस्टली इंग्लिश में उत्तर दिया। तो कार्यालयों में एटलीस्ट इस समय हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए हिंदी में लिखने की, पढ़ने की, लेकिन हम नहीं अपनी मातृभाषा में कर पा रहे। कई अक्षर, जैसे डॉक्टर धीरज एंड डॉक्टर अपर्णा एंड डॉक्टर नेहा ने बताया कि हम लोग को सीखने पड़ेंगे और उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि आगे हम करें। उत्तर प्रदेश हमारा सहयोगी जो बिल्कुल साथ में राज्य है, वहाँ पे डॉक्टर धीरज ने भी बताया कि 50% से ज़्यादा काम हिंदी में चालू हो गया है। कई बार हम लोग कोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ही कई अक्षर समझ नहीं आते जो हमें बताए जाते हैं, लेकिन हम करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे जो जजेस हैं उनको एक संक्षेप में जो उनका आप सब प्रतियोगियों के बारे में जो उन्होंने सुना, वो संक्षेप में अगर अपना एक्सपीरियंस बता सके तो। दोनों ही शीर्षक जो दिए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं और प्रतियोगियों ने बहुत अच्छी तरह से ये वाद विवाद प्रतियोगिता किया। सबने अपना पक्ष बहुत अच्छा रखा। इसमें कोई विजेता नहीं, प्रतियोगी होना अपने आप में एक विजय है, क्योंकि आप लोगों ने निर्भय होकर इस मंच पे आकर अपनी बात रखी, ये अपने आप में एक विजय है। जो हम माफ़ी चाहती हूँ अंग्रेज़ी बोलने के लिए, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उसी का एक अंश है। और जो दूसरा शीर्षक है कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कितना आसान है, ये हमारा एक विचारधारा है जो जिस पर हमें और सोचने की आवश्यकता है। हमारे प्रतियोगियों ने कुछ सुझाव दिए हैं जिस पर हम अमल कर सकते हैं, और सो ये एक शुरुआत है, एक हमारी विचारधारा की भी शुरुआत है और एक हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की शुरुआत है, जो कि और दूर तक जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही मुश्किल कार्य था कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आंकलन करना। नहीं, रिजल्ट्स हमें खुद भी नहीं पता है अभी हमें विचार करना होगा। लेकिन मैं वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में 2-3 बिंदु रखना चाहूँगा कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जैसे हमने देखा कि किस तरीके से आपने अपने जो आप कहना चाह रहे थे उसको किस तरीके से आपने रखा, एक के बाद एक, जो उसका बहाव था शुरू से लेकर आखिर तक वो किस तरह था, वो हमने मुख्यतः ध्यान दिया। भाषा का प्रयोग किस तरीके से किया उस पर ध्यान दिया, और क्या नवीनता थी उसमें, प्रस्तुत करने में क्या नवीनता थी उस पर ध्यान दिया, और उसको देकर ही हमने इसमें किया। कुछ लोगों ने हमने ये देखा कि उन्होंने बजाय कि शीर्षक जो दिया गया है उससे थोड़ा सा हट कर चले गए और दोस्ती या रिश्तेदारी के प्रकार पर ज़्यादा ध्यान दिया बजाय कि इस जो शीर्षक पे ध्यान देने के। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, बट लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा ये रहा कि तजुर्बा रहा हमारा, जो आप लोगों के साथ इसको सुनने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि अगर मुझे भी प्रतिभागी होना पड़ता तो ये बहुत कठिन होता मेरे लिए भी। और सर ने जिस तरीके से कहा, मुझे लगा सर आप भी प्रतिभागी होते तो आप तो फिर एक अच्छा
जो है आप एक टफ कंपटीशन देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, एंड खास करके डॉक्टर मृणालिनी। अंत में हमारे संयुक्त जॉइंट रजिस्ट्रार में भूल गई उनकी हिंदी, श्री रंगभाष्यम जी को मैं आमंत्रित करूंगी। हाँ, संयुक्त कुल सचिव। सबको बहुत बहुत नमस्कार। संयुक्त कुल सचिव, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ, जो हम लोग उस टॉपिक पे आप लोग अभी बोल ही रहे थे, कार्यालय में हिंदी का प्रयोग कितना आसान कितना मुश्किल। बहुत आसान है। मैं एज अ पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया, मैं देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ, बहुत आसान है। हिंदी में शुरू तो कीजिए। और भारत सरकार जो है, भारत सरकार का जो विभाग है, राजभाषा विभाग, होम मिनिस्ट्री में, वो भी ये कहते हैं कि आप लोग मिक्स एंड मैच के साथ शुरू तो कीजिए। अगर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, 10 शब्द हैं, उनमें से अगर आपने हिंदी के हिसाब से अपने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया, बीच में कुछ अंग्रेज़ी के शब्द आ जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। और वही भाषा हम बोलते हैं। देखिए, कश्मीर से हैं, मैं कन्याकुमारी से हूँ, तमिलनाडु से हूँ, तो हम दोनों ही हिंदी बोल रहे हैं। एक प्रैक्टिकल चीज़ जो है, हम दोनों ही हिंदी बोल रहे हैं। हाँ जी, तो वही है कि माने ईस्ट से लेके वेस्ट तक हम सब लोग अलग अलग प्रांतों से आते हैं। हमारी मातृभाषा बिल्कुल अलग है, मगर हम सब लोग दिल्ली में रहते हुए हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, उतनी ठीक हिंदी नहीं होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी, मगर हम लोग कोशिश करते हैं। सेम चीज़ है लिखने में भी। तो भारत सरकार और जो गृह मंत्रालय है वो ये चाहती है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटी शुरुआत करें टिप्पणियों में, नोटिंग्स में अपने, कि हिंदी के कंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग शुरुआत करें। बीच में अंग्रेज़ी के खूब शब्द डाले। मैं खुद वैसे ही नोटिंग करता था अपने ऑफिस में, मैं कई कार्यालयों में मैंने काम किया, तो हिंदी में लिखा और बीच में कुछ भी वर्ड लिख दिया, कंप्यूटर, और उसको चाहे तो इंग्लिश में लिखा, रोमन में कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर मैंने देवनागरी में नहीं लिखा मैंने, तो वो भी चलता है। वो कहते हैं शुरुआत में आप इस तरह से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आपकी अपनी हिंदी इम्प्रूव होगी। और वो माने जो भाषा का जो उनका मेन इंटेंशन है गृह मंत्रालय का, वो ये पूरा होगा कि अब हिंदी का प्रयोग अब शुरू हो जाएगा। तो इस बार जो हम लोगों ने यहाँ पे पखवाड़ा किया, उसमें 3 प्रतियोगिताएं हुई, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता। इन सब में आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा। और एक ये मानिए एक छोटी शुरुआत है, पहल है, और आगे आने वाले समय में हम इसको अपस्केल करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हॉल खचाखच भरा रहे और प्रतियोगिता भी माने बहुत अच्छे चले और काफ़ी लोग इसमें भाग लें। तो आप सबका सहयोग रहा और मैं साथ ही साथ आप सबको आमंत्रित करता हूँ, अपने और संगी साथी को लेकर आइए। कल 10:30 बजे है, 10:30 से 12 बजे जो समापन समारोह है, और एक्साइटिंग भी होगा क्योंकि प्राइजेस किस किस को मिलते हैं, प्राइज़ में क्या है, रुपए पैसे हैं, कोई गिफ्ट है, कुछ नहीं पता। तो आने वाले टाइम में कल पता लगेगा और कितने प्राइजेस हैं, तो और किस किस को मिल रहा है किस किस श्रेणी में, तो वो अच्छा लगेगा। और हमारे साथ कुछ गणमान्य व्यक्ति भी होंगे, तो उन सब के लिए हम लोग माने उनको भी हम सुनेंगे, अच्छा लगेगा। तो आप सब आमंत्रित हैं कल के फंक्शन में 10:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद फिर से आप सबका, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिन्होंने तीनों प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके भाग लिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।